सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। करूँ नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। हे सतगुरु माता जी, आप जी के चरणों में हम यही अरदास करते हैं कि हम हर पल इस निरंकार का एहसास बनाए रखें। इसी तरह हम आप जी का आशीर्वाद लेते रहें। साथ संगत माँ के चरणों में दासी एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी को सुनिएगा ज़रूर। इस स्टोरी में हमें यही समझाया गया है कि हम बेटों को तो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन बेटियों को नहीं देते। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बेटियों को अहमियत ज़्यादा नहीं देते हैं। तो बेटे हों या बेटियां, दोनों ही बराबर हैं। हमें दोनों को ही बराबर सम्मान देना चाहिए, दोनों को ही बराबर समझना चाहिए। ऐसा स्टोरी में हमें समझाया गया है कि बेटियां भी किसी काम में बेटों से कम नहीं है, चाहे वो एजुकेशन का काम है या जॉब का है या घर के कामों का है। हर काम में बेटियां भी सभी काम कर रही हैं। चाहे वो जॉब का काम है, जॉब में भी, शिक्षा में भी, हर एक चीज़ में वो लड़कों के बराबर चल रही हैं, लड़कों से भी ऊपर ही चल रही हैं। इसलिए हमें सम्मान लड़कियों का भी करना चाहिए। जो लोग लड़कियों का सम्मान नहीं करते वो इस स्टोरी को ध्यान से सुने। साथ संगत जी कहते हैं, दोपहर का खाना खाकर सुलोचना जी कुछ देर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि कॉल बेल की आवाज़ सुनकर उनको फिर उठना पड़ा। दरवाज़ा खोला तो देखा कि पोस्टमैन डाक लिए खड़ा था। अंदर आकर एक बार तो वे सारे लेटर्स अपने बेड के पास रख दिए। टेबल पर सारे लेटर्स रखकर उन्होंने फिर सोने का प्रयास किया, पर एक बार नींद से उठ जाने के बाद दोबारा नींद का आना इतना आसान नहीं था। इसलिए सुलोचना जी उठकर बैठ गई। पास रखी लेटर्स उठाकर देखी तो उसमें टेलीफोन बिल, बिजली का बिल और किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन लेटर और 2 लेटर और नज़र आए। एक लेटर पर उनका पता टाइप किया हुआ था। कोने में भेजने वाले के नाम पर सौरभ का नाम देखकर सुलोचना जी हैरान हो गई। सौरभ के दिल्ली जाने के बाद आज पहली बार उसका लेटर आया था। सौरभ सुलोचना जी का बेटा था। कहते हैं कि इतने समय बाद बेटे को माँ की याद कैसे आई। इसी उत्सुकता के कारण उन्होंने जल्दी से सौरभ का लेटर खोला। सौरभ ने 2-4 फॉर्मेलिटीज शिष्टाचार के वाक्यों को लिखने के बाद अपने लेटर लिखने के मूल उद्देश्य पर आते हुए लिखा था, माँ, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरा बिजनेस आजकल अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी इस फील्ड में बहुत स्कोप है। इसलिए मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। इस बारे में मुझे एक बड़ी अच्छी ऑफिस खरीदनी होगी। माँ, आप तो जानती हैं कि किसी भी मेट्रो सिटी में एक छोटी सी शॉप खरीदना कितना मुश्किल होता है। हालांकि मेरी कमाई अच्छी है, पर मैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट को तो अपने बिजनेस में लगा देता हूँ। अब मुझे ऑफिस खरीदने के लिए और रुपयों का प्रबंध करना होगा। इसके लिए एक प्लान मेरे दिमाग में आया है कि क्यों ना हम अपना कोटा का घर बेचकर रकम की व्यवस्था करें, पूंजी का प्रबंध करें, पैसों का प्रबंध करें। फ़िलहाल आप वहाँ रह रही हैं, पर आपके बाद तो हम दोनों भाइयों को वहाँ आकर बसने का कोई इरादा नहीं है। आप जब तक चाहती वहाँ रहती, लेकिन मुझे ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है तो मकान बेचना है। मैंने इस विषय में गौरव भैया से भी लंदन बात की थी, तो उन्होंने तो साफ कह दिया है कि उनकी भारत लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। वे लंदन में अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं। उनको आपकी किसी
प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना हिस्सा भी मेरे नाम कानूनी तौर पर कर दिया है। इस तरह गौरव भैया की ओर से तो हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब बस सब कुछ आपको ही तय करना है। आप अकेली वहाँ रहकर क्या करेंगे? इससे अच्छा यही होगा कि आप हमारे पास ही शिफ्ट हो जाएं। वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसे हालात में आपका वहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। पिछली बार पापा के निधन के समय मैं वहाँ आया था तो मेरी अपनी पड़ोसी शर्मा अंकल से इस बारे में बात हुई थी। वे अपने मकान को खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड लगे। इसके लिए वे अच्छी कीमत देने को भी तैयार हैं। यह मकान आपके नाम है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपके हस्ताक्षर होने हैं। मैंने दिल्ली में ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, जिसको इस लेटर के साथ आपको भेज रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वहाँ साइन कर मुझे जल्दी से सारे पेपर्स भेज दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस संबंध में कोई लापरवाही नहीं करेंगे। वह मुझे अविलंब अपने साइन करके पेपर्स भेज देंगे। सौरभ का लेटर पढ़कर सुलोचना जी हैरान हो गई। कभी लेटर को तो कभी उसके डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी। बिना उसके सलाह मशवरा किए अपनी ओर से तो सौरभ ने सब कुछ तय कर डाला था। यह मकान सुलोचना जी के नाम था, वरना वह तो शायद मकान का सौदा भी अपने आप करके सुलोचना जी को सूचना दे देता। ऐसा सुलोचना जी सोच रही थी। सौरभ को उनके अकेलेपन और स्वास्थ्य की चिंता भी अभी अभी ही होने लगी थी। पिछले सालों में वे कितनी बार उसको अपनी पत्नी और बच्ची के साथ कुछ समय अपने पास बिताने का आग्रह कर चुकी थी, लेकिन उसको कभी टाइम नहीं था। ना ही उसने कभी कहा कि आप यहाँ आ जाओ। सौरभ का लेटर खोलने से पहले उसका लेटर पाने का जो सुखद उत्साह उनमें था वह सब दूर हो गया और मन में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वे सोच रही थी कि आजकल की पीढ़ी कितनी स्वार्थी हो गई है। रागिनी भी उनकी संतान थी, रागिनी भी उनकी बेटी थी, पर सौरभ ने उनकी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी को शायद जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। सौरभ का लेटर पढ़ने के बाद उन्होंने जब दूसरा लेटर उठाया तो उस पर रागिनी की हस्तलिपि को पहचानने में वो कैसे भूल कर सकती थी। वो लेटर उनकी बेटी रागिनी का था। रागिनी लेटर लिखती रहती थी। रागिनी ने क्या लिखा होगा यह जानते हुए सुलोचना जी ने वह लेटर खोला तो उस लेटर में लिखा था, पूज्य माँ, इस बार मेरे लेटर देने में कुछ देरी हो गई है, मुझे माफ़ करें। आप तो जानते ही हैं कि नए नए हॉस्पिटल को बनाने की व्यवस्था में समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। माँ, जैसा कि आपको बताया था, रोहित और मैंने मिलकर जो योजना बनाई थी कि अपने हॉस्पिटल के साथ ब्लॉक में ही एक नया शिशु गृह खोले जहां बेसहारा और अनाथ बच्चों का लालन पालन किया जा सके। हमारे नए शिशु गृह पालना का निर्माण कार्य काफ़ी हद तक हो चुका है और निर्माण कार्य की यही रफ्तार रही तो अगले महीने 15 अगस्त पर उसका विधिवत उद्घाटन करने का विचार है। इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए यह लेटर विशेष रूप से मैंने आपको लिखा है ताकि आप अभी से अपने आप को आने के लिए तैयार कर लें। आपके कर कमलों से ही पालना का शुभारंभ होगा, इसलिए नहीं आ पाने का आपका कोई बहाना हमें मंजूर नहीं होगा। रागिनी ने आगे लिखा था, माँ, पिछले 27 सालों में आपने जो प्यार, स्नेह और सहारा दिया है उसके लिए मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूँगी। आपने मुझ बेसहारा, अनचाही, बिन माँ की संतान को अपनाकर मुझ पर जो उपकार किया उसके लिए मेरा हृदय का रोम रोम आपके प्रति कर्जदार है। आपने मुझे केवल सहारा ही नहीं दिया, मेरी बहुत अच्छी तरह से परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया।
यह सब मैं क्या कभी भूल पाऊंगी। स्वयं की दो दो संतानें होते हुए भी आपने मुझे एक पल के लिए भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी दत्तक पुत्री हूँ। माँ, मैंने भगवान को तो नहीं देखा, पर आप में मुझे हमेशा भगवान ही नजर आए हैं। आपने मेरे जैसी असहाय, लाचार और बेबस बच्ची को अपनाकर समाज में अपनी उदारता का जो आदर्श स्थापित किया है, वही रास्ता मेरे जीवन का मार्गदर्शन बन गया है। मेरी बहुत सालों से यही इच्छा रही थी कि मैं भी आपकी तरह जीवन में कम से कम एक अनाथ को सनाथ बना पाऊं। रोहित का हर तरह सहयोग और मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा ही मेरे जीवन का पाथे बने। जिस दिन आपके कर कमलों से पालना का शुभारंभ होगा, वह दिन मेरे लिए मेरे जीवन का सुनहरी दिन होगा। आपके 65वें जन्म दिवस पर रोहित और मेरा आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। बस अब तो आपके आने के इंतज़ार है। आप हमें निराश मत करिएगा। रागिनी के पत्र को पढ़कर सुलोचना जी इतनी खुश हुई। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक और सौरभ का लेटर था, जिसमें केवल अपने हक और अधिकारों की बात लिखी गई थी। अपने दोनों पुत्रों की अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। अच्छे से अच्छे स्कूल, हॉस्टल में उन्हें भेजा, उनको जीवन की हर सुविधाएं प्राप्त करवाई। पर उनके बच्चों ने, यह तो हर माँ बाप का बच्चों के प्रति कर्तव्य होता है, समझकर कभी उनकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया। दूसरी ओर रागिनी का लेटर था। लेटर के हर शब्द में उनके प्रति श्रद्धा और आदर के भाव थे। रागिनी ने उनको इतना सम्मान दिया था कि उसके लेटर को पढ़कर एक बार तो सौरभ के लेटर से मिली दुख और पीड़ा को वे भूल गई और अपने अतीत के पन्ने पलटने का उनका मन हो रहा था। पिछले कुछ सालों में जीवन में कितना कुछ घट गया था। रागिनी का आगमन उनके जीवन में इतना अच्छा रूप लेकर आया था। उन दिनों वे सरकारी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक नर्स की जॉब करती थी। वे अपनी यूनिट की प्रमुख थी। अपने अच्छे काम के कारण, वो मरीजों का अच्छा ट्रीटमेंट करने के कारण बहुत ज़्यादा फेमस थी। सभी मरीज उनको चाहते थे। उन्हीं दिनों में सावित्री उनके संपर्क में आई, जो उनके ही मोहल्ले में रहती थी। कहते हैं कि वो, सुलोचना जी कहते हैं कि मैं तो पढ़ाई में इतनी बिजी हो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं लगा कि सावित्री का विवाह कहाँ हुआ, उन्हें कुछ पता नहीं चला। कहते हैं कि कई सालों के बाद अचानक एक पेशेंट के रूप में सावित्री जब सुलोचना जी के पास आई, तो सुलोचना जी भी पहचान नहीं पाई। वह सुंदर नाजुक सी लड़की पिछले 10 सालों में कितनी बदल गई। सावित्री ने भी शायद उम्मीद नहीं की थी कि उसकी ट्रीटमेंट करने वाली डॉक्टर उसकी जानकार ही निकलेगी। कुछ पलों के लिए दोनों ही एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करती रही और बाद में सावित्री जी ने उनका विस्तृत परिचय पाकर उन्हें सब कुछ याद आ गया। कहते हैं कि सावित्री जी से ही पता चला कि पिछले 4 सालों में 2 कन्याओं को जन्म दिया है उन्होंने, और अब तीसरी संतान को जन्म देने वाली है। लेकिन उनकी सास और पति उन पर ये जुल्म ढा रहे हैं कि अब की बार अगर बेटी हो गई तो तुम्हें भी घर से निकाल दिया जाएगा और बेटी को भी मार दिया जाएगा। सावित्री की ऐसी दर्द भरी कहानी को सुनकर सुलोचना जी विचार मगन हो गई। सावित्री बार बार सुलोचना जी से प्रार्थना कर रही थी कि अगर उनकी बेटी हो गई और वो किसी तरीके अगर वो ना बच पाई, क्योंकि सावित्री जी के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, ज़्यादा अच्छी डाइट ना लेने की वजह से खून की भी कमी थी। लेकिन उसके ससुराल वाले उसका बिल्कुल भी ट्रीटमेंट अच्छी तरह नहीं करवा रहे थे, ना ही सावित्री को कोई अच्छी डाइट दे रहे थे। तो सावित्री ने सुलोचना जी से बोला कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप अगर मेरी बेटी हुई तो मेरी बेटी को आप मेरे ससुराल वालों को मत देना, आप इनको किसी ज़रूरतमंद दंपत्ति को दे देना जिनके औलाद नहीं होती है, जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, आप उसको मेरी बच्ची दे देना।
तो सुलोचना जी ने कहा ठीक है, पर आप ऐसा मत बोलो, भगवान करेगा कि आप ठीक हो जाएंगे। तो कहते हैं कि जब सावित्री जी का समय आया, जब बच्चे का जन्म होने वाला था, तो कहते हैं सावित्री जी की घबराहट बहुत बढ़ रही थी। ऑपरेशन टेबल पर भी सावित्री बार बार सुलोचना जी का हाथ पकड़कर बार बार प्रार्थना कर रही थी, दीदी यदि ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत हो जाए और इस बार यदि मेरी बेटी पैदा हो तो आप कृपया मेरे घर वालों को, मेरी बच्ची को नहीं सौंपें। आप किसी ज़रूरतमंद दंपत्ति को मेरी बच्ची सौंप दें, जहां उसके आगमन का हमेशा स्वागत किया जाएगा। कहते कहते सावित्री रो पड़ी थी। सावित्री की बातों को सुनकर सुलोचना जी की भी आंखें भर आई। उन्होंने उसे हौसला दिया, सावित्री तुम किसी प्रकार की टेंशन इस समय मत रखो, वैसे तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि यदि तुम्हारी बेटी होगी तो उसकी मैं हर तरह से सुरक्षा करूंगी, और जब तक कोई सुयोग्य परिवार उसे अपनाने के लिए नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी बेटी को मैं स्वयं अपने पास रखूंगी। साध संगत जी अगला पाठ दासी आगे के विचारों में रखेगी। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।